अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग किस तरीके से हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर फॉलो हो रहा होता है, क्या क्या मैकेनिज्म है, कब हमें प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ करनी है, और क्या क्या फीचर्स हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस हमको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। देखिए, हमें किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है। पहला वे ऑफ अप्रोच है जो है वो मैंने आपको प्रीवियस बता चुका हूँ, वो है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है। और अब दूसरा जो वे है ऑफ रिकॉर्डिंग प्रोडक्ट की कॉस्ट है, वो है हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग है। प्रोसेस कॉस्टिंग और प्रोडक्ट कॉस्टिंग होती ही क्या है? देखिए, हमें किसी भी प्रोडक्ट की क्या करनी है, कॉस्ट निकालनी है। अब कॉस्ट में मैं आपको जैसे बता चुका हूँ, उसमें चार अपने तीन वेरिएबल होते हैं जो आपकी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट बना रहे होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, जो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल होता है, फिर आपके पास क्या होता है, डायरेक्ट लेबर होता है, और तीसरी चीज आपके पास क्या होती है, फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग के क्या-क्या फीचर्स हैं और हमें कब यूज़ करनी है। देखिए, प्रोसेस कॉस्टिंग सबसे पहले यूज़ होती है जहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रही हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सीमेंट इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र है, आपके पास ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप क्या यूज़ कर रहे होते हैं, केमिकल इंडस्ट्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल पेंट इंडस्ट्री है, वहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ कर रहे होते हैं। जॉब ऑर्डर हम कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारे पास स्पेशलाइज़ या कस्टमाइज़ क्या हो, ऑर्डर्स आएँ, या हमारे पास कस्टमर की रिक्वेजिशन आए, तो उसके बेसिस पे हम टेलर मेड प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम कौन सी यूज़ करते हैं, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। ठीक है। मैंने एग्जांपल दी थी, हैबिट हो गया, इंटरवुड हो गया, ठीक है, जैसे आगा खान हो गया, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, हर पेशेंट की क्या करेंगे, हर कस्टमर की क्या करेंगे, इंटरवुड वाले अलग अलग क्या कर रहे होंगे, उनके उनके फीचर्स के हिसाब से क्या कर रहे होंगे, कॉस्टिंग कर रहे होंगे। ये नॉर्मली लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं होती, जैसे ही जब ऑर्डर आएगा, जब काम स्टार्ट होगा। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है कि आप क्या कर रहे होते हैं, लार्ज स्केल पे क्या कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, मास प्रोडक्शन हो रही होती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, जो प्रोसेस को और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जो फर्क है, कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो गुड्स होते हैं या यूनिट्स होते हैं या प्रोडक्ट होती है, वो क्या होती है, हमारे पास हेट्रोजीनियस होती है। हर प्रोडक्ट दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंटरवुड का एक फर्नीचर का ऑर्डर आया, शादी का फर्नीचर एक और अलग होगा, एक ऑफिस का फर्नीचर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, एक अलग होगी, एक हॉस्पिटल की फर्नीचर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, अलग होगी। वो बेसिकली टेलर मेड होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आगा खान में हर कस्टमर का क्या होगा, बिल क्या हो रहा होगा, अलग तरीके से बन रहा होगा, उसकी अलग ट्रीटमेंट हो रही होगी। ठीक है। जैसे रिपेयर शॉप है, आपके पास हर गाड़ी का क्या हो रहा होगा, अलग हिसाब से क्या कर रहा होगा, बिल बन रहा होगा। ये एक हमारे पास, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, हर यूनिट क्या होता है, हमारे पास होमोजीनियस होता है। एग्जांपल मैं देता हूँ, सीमेंट है, सीमेंट की अगर लकी सीमेंट की एक बोरी है, तो वो दूसरी बोरी से या दूसरे बैग से क्या होगी, सिमिलर होगी। शुगर है, अगर मैरान शुगर शुगर बना रही है, तो उसका एक बैग दूसरे बैग से क्या होगा, सिमिलर होगा। राइस है, फॉर एग्जाम्पल अलहमजा राइस है, ठीक है, उनके जो शुगर का बैग होगा बासमती का, वो दूसरे बैग ऑफ बासमती से क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा, आइडेंटिकल होगा। उसमें गुड्स क्या होंगी, होमोजीनियस होगी। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज हो सकती है। हमारे पास ये बेवरेज इंडस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल कोको कोला है, पेप्सी है, उसकी 250 ml की जो बॉटल होगी, वो सब का क्या होगा, एक ही फ्लेवर की, एक ही टेस्ट होगा और होमोजीनियस प्रोडक्ट होगी। इसी तरीके से आपके पास टूथपेस्ट इंडस्ट्री है, आपके पास पेंट्स है, ये नॉर्मल केमिकल इंडस्ट्री है। वहां पे हम क्या यूज कर रहे होते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जॉब ऑर्डर और प्रोसेस कॉस्टिंग में। प्रोसेस कॉस्टिंग एक लार्ज मास प्रोडक्शन होती है, तो उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन आप जब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होती है, उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, कस्टमर की नीड एंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से क्या हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो थ्रू आउट क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि आइडेंटिकल गुड्स बननी है ना, प्रोसीजर क्या होगा, वही रहेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखिए, जो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से जाके एक प्रोडक्ट क्या हो रही होती है, बन रही होती है। मैं एग्जांपल देता हूं कि भाई, आपके पास है राइस राइस मिल है।
राइस मिल जब भी राइस जब बनेंगे तो सबसे पहले होगा पैडी राइस होगा, पैडी राइस का क्या होगा, छिलका उतरेगा, हस्किंग होगी, फिर इसके अंदर एक डिपार्टमेंट होगा, वो क्या करेगा, डी स्टोनिंग करेगा, वहां से स्टोन हटाए जाएंगे, फिर ग्रेडिंग डिपार्टमेंट होता है, वो चावल को क्या कर रहा होता है, सॉर्ट कर रहा होता है ग्रेड के हिसाब से, एरी राइस अलग हो रहा होता है, टूटा राइस अलग हो रहा होता है, बासमती राइस क्या हो रहा होता है, अलग हो रहा होता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, वो ग्रेडिंग कर रहा होता है चावलों की। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है, पॉलिशिंग डिपार्टमेंट होता है, वो क्या कर रहा होता है, चावलों की पॉलिशिंग हो रही होती है। फिर आखिर में जाके क्या होता है, आपके पास फिनिशिंग डिपार्टमेंट होता है, डिफरेंट बैग्स के अंदर वो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट क्या हो रही होती है, फिनिश हो रही होती है। इसी तरीके से मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास फिटिंग्स एंड फिक्चर्स हैं, ठीक है, एक ट्यूबलाइट है या एक फैन है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से, सबसे पहले एक उसके पास क्या होगा, एक कटिंग डिपार्टमेंट होगा, जहां पे आपके पास स्टील की शीट्स हैं, वो क्या हो रही होंगी, कट हो रही होंगी। फिर आपके पास मोल्डिंग डिपार्टमेंट होगा, वो चीजों को, शीट को क्या कर रहा होगा, मोल्डिंग कर रहा होगा। फिर आपके पास क्या होगा, असेंबली डिपार्टमेंट होगा, वो चीजों को क्या कर रहा होगा, फिट कर रहा होगा, स्क्रू नट्स बोल्ट मशीन मशीन लगा के असेंबली कर रहा होगा। फिर आपके पास क्या जा रहा होगा, एक पेंटिंग डिपार्टमेंट होगा, पेंट डिपार्टमेंट क्या रहा होगा, उसको पॉलिश कर रहा होगा, पेंट कर रहा होगा। फिर वहां से डिपार्टमेंट ट्रांसफर होकर वो क्या हो जाएगा, पैकेजिंग डिपार्टमेंट में चला जाएगा, पैकेजिंग के बाद वो क्या हो जाएगी, फिनिश गुड बन जाएगी। तो हमेशा प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के थ्रू जाके क्या बन रही होती है, एक प्रोडक्ट हो रही होती है, ठीक है। तो जॉब ऑर्डर में क्या होता है, सच नहीं होता है, एक आप कस्टमाइज प्रोडक्ट बना रहे होते हो, तो वो एक टेलर मेड प्रोडक्ट होती है, शॉर्ट स्मॉल स्केल पे काम हो रहा होता है। जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या हो रहा होता है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, तो आप बड़े इस पे बड़े आप एक्सपर्टीज इसमें हासिल कर लेते हो, और डिफरेंट डिपार्टमेंट के थ्रू से क्या हो रही होती है, चीज क्या हो रही होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है। अच्छा, अब इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेन डिफरेंशिएट करता है जॉब ऑर्डर को और प्रोसेस कॉस्टिंग को, वो बेसिकली जो प्रोसेस कॉस्टिंग में होती है, जो आउटपुट होती है या प्रोडक्शन होती है, वो कस्टमर की इन लाइन विथ नहीं होती, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन वो बेसिकली क्या होता है, मार्केट ऑर्डर होता है। सर ये आपने क्या बात कर दी, बड़ी अजीब सी बात है। देखिए बात क्या होती है कि इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। देखिए समझना इस तरीके से, अगर अगर राइस मिल है, वो बेसिकली क्या करेगा, मार्केट के डिमांड के हिसाब से क्या कर रहा होगा, वो अपनी प्रोडक्शन कर रहा होगा। अगर एक शुगर मिल है, दीवान शुगर है या इलाहाबाद शुगर है या मीरपुर खास शुगर है, वो बेसिकली क्या कर रहा होगा, वो मार्केट की डिमांड के हिसाब से अपनी प्रोडक्शन कर रहा है। या गुल अहमद है, वो अपनी मार्केट की डिमांड के हिसाब से क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या होता है, जब जहां पे कस्टमर की पहले डिमांड आती है, फिर इसके बाद काम स्टार्ट होता है। जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग टोटली डिफरेंट है। वहां पे आप कस्टमर की डिमांड पे स्टार्ट नहीं करते हो, वो आप बेसिकली किसके हिसाब से करते हो, कस्टमर के ऑर्डर पे काम नहीं स्टार्ट नहीं होता। वो किसके किसके हिसाब से स्टार्ट हो रहा होता है, मार्केट मार्केट की डिमांड के हिसाब से हो रहा होता है। आप इंडिविजुअल कस्टमर के हिसाब से लकी सीमेंट सीमेंट नहीं बनाएगी, वो बेसिकली मार्केट की डिमांड देखेगी, इसके हिसाब से बनाएगी। लेकिन अगर इंटरवुड है, इंटरवुड फॉर एग्जाम्पल जो फर्नीचर बनाएगा, वो बेसिकली कब बनाएगा, जब इसके पास एक ऑर्डर आएगा और उस ऑर्डर के बेस पे क्या करेगा, वो फर्नीचर बनाएगा, ठीक है ना। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आपने चेयर्स देखी होंगी, लॉन चेयर होती है ना, ठीक है ना, लॉन चेयर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉस के नाम से आपने देखी होंगी, या मास्टर वालों की आपने लॉन चेयर्स देखी होंगी, वो एक जैसी है, एक जैसी सिमिलर है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होती है, वहां पे नॉर्मली कौन सा प्रोसेस स्टार्ट यूज होगा, वहां पे हम प्रोसेस कॉस्टिंग करेंगे, वहां पे जॉब ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बल्क में क्या कर रहे हैं, चेयर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां पे कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सी कॉस्टिंग होगी, प्रोसेस कॉस्टिंग होगी। लेकिन कोई आपको स्पेसिफिक चेयर चाहिए या स्पेसिफिक ऑर्डर चाहिए, इस हिसाब के आपके पास टेबल होगी, उसकी राइट साइड ये होगी, उसकी लेफ्ट साइड ये होगी, उसकी अलमारा ये होगा, उसका कॉर्नर टेबल इस तरीके से होगी, तो ये स्पेसिफिक नीड के हिसाब से हमारे पास क्या होगी, वो जॉब ऑर्डर होगी। कस्टमर का ऑर्डर आया, उसके बेस पे आपने क्या की, वो गुड बनाया। लेकिन अगर आपके पास आप एक नॉर्मल चेयर्स बना रहे हो, कोई सच आपने क्या किया, डिमांड देखी है मार्केट की और इसके हिसाब से आपने प्रोडक्शन की है, तो वहां पे कौन सी यूज होगी, हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होगी। अच्छा, इसके अंदर हम सबसे चीजें देखते हैं कि और क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हर हम इसके अंदर क्या करते हैं, हर डिपार्टमेंट को हम क्या कर लेते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या कर लेते हैं, कॉस्ट सेंटर के तौर पर ट्रीट करते हैं। सर ये कॉस्ट सेंटर क्या होता है, देखिए कॉस्ट सेंटर वो होता है जहां पे कॉस्ट क्या होती है, इंकर्ड होती है, या कॉस्ट क्या होती है, एक्यूमुलेट होती है। सर अगर हमारे पास कटिंग डिपार्टमेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई कटिंग डिपार्टमेंट मेरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं है, कटिंग डिपार्टमेंट मेरा क्या है, कॉस्ट कॉस्ट सेंटर है। इसी तरीके से मेरे पास मोल्डिंग डिपार्टमेंट हो गया, पेंट डिपार्टमेंट हो गया, मेरे पास आपके पास सॉर्टिंग डिपार्टमेंट हो गया, या आपके पास असेंबली डिपार्टमेंट हो गया। ये तो ये नॉर्मली हमारे पास कौन से ट्रीट किए जाते हैं, कॉस्ट सेंटर होते हैं। हम सारे डिपार्टमेंट की क्या करेंगे, कॉस्ट को क्या करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे।
तो आपको उम्मीद है कि चीजें थोड़ी सी क्लियर हो रही होंगी। जॉब ऑर्डर क्या होती है कि कस्टमाइज स्पेसिफिक ऑर्डर के सामने होती है, और प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पे होती है, जहां पे आपको क्या होता है मार्केट ऑर्डर के हिसाब से क्या कर रहे होते हो, चीज बना रहे होते हो। मैंने दूसरी इंपॉर्टेंट क्या चीज बताई है कि इसके अंदर क्या होता है कि गुड्स क्या होते हैं जॉब ऑर्डर में हेट्रोजीनियस होते हैं, और प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। एक एग्जांपल देता हूं और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, मैं एग्जांपल देता हूं, एवेंसियन है या नेटसॉल है या सिस्टम लिमिटेड है हमारे पास। ये बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, ठीक है। इनका मेन काम क्या है कि क्लाइंट्स को क्या कर रहे होते हैं, उनके उनके टेलर मेड क्या बना रहे होते हैं उनकी कंपनी के हिसाब से। ऑयल रिफाइनरी है, उसका एक अलग नीड है। एक आपके पास बैंकिंग इंडस्ट्री है, उसके सॉफ्टवेयर की नीड अलग है। एक बैंक है, दूसरे बैंक के भी नीड्स आपस में क्या अलग है, उसको बेसिकली उसकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है, उसको इस मॉड्यूल में वो चीजें चाहिए। तो बेसिकली वहां पे क्या यूज होगी, वहां पे आप प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करेंगे या जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज करेंगे। सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर नॉर्मली क्या यूज की जाती है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज की जाती है। स्पोर्ट्स का इंडस्ट्री एक अलग का सॉफ्टवेयर चाहिए, सीमेंट इंडस्ट्री के अलग चाहिए, फर्टिलाइजर के लिए अलग चाहिए, रिफाइनरीज के लिए अलग चाहिए, ऑयल मार्केटिंग के लिए अलग चाहिए, बैंकिंग के लिए अलग चाहिए, लीजिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, इंश्योरेंस के लिए क्या अलग सॉफ्टवेयर है। हर कस्टमर देखिए, आप अगर नॉर्मल एक रिटेलर है उसको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए, तो उसके लिए क्या करेगा, उसकी नीड के हिसाब से उससे टेलर मेड बनाएगा। तो ये किस में आ जाएगा, जॉब ऑर्डर में आएगा। और सर अगर हम आईटी के अंदर रह के सर आप हमें प्रोसेस कॉस्टिंग की एग्जांपल दें, तो भाई देखिए आईटी के अंदर अगर मैं रहते हुए या मैं साइट पे रहते हुए आपको एग्जांपल दे सकता हूं भाई। कॉम्पैक्ट डिस्क जैसे जिसको हम कहते हैं सीडी है। अब जो सीडी मैन्युफैक्चर है, अभी उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर डला नहीं है, जो सीडी बनती है, जो पूरा प्रोसीजर होता है, वो बताएं कि जो बल्क में जो सीडियां बन रही हैं, तो क्या उसमें जॉब ऑर्डर यूज होगी या प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होगी। यस बिल्कुल आप सही समझे, वहां पे कौन सी यूज हो रही होगी, प्रोसेस कॉस्टिंग यूज हो रही होगी, क्योंकि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से एक होमोजीनियस प्रोडक्ट बन रही है। तो वहां पे हम कौन सी यूज करेंगे, हम वहां पे यूज करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करेंगे। अच्छा, मैंने तीसरा इंपॉर्टेंट बात बताई कि वहां पे क्या होती है, जो कॉस्ट एक्यूमुलेशन होती है, एक स्पेसिफिक जॉब असाइन होती है और उसके ऊपर आप क्या कर रहे होते हो, कॉस्टिंग कर रहे होते हो, ठीक है। और वहां पे क्या होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग में डिफरेंट डिपार्टमेंट के गो थ्रू हो रही होती है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट से कन्वर्ट होके वो क्या होती है, एक चीज बनती है, ठीक है। इसके बाद एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जॉब ऑर्डर में आप प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे करते हो। मैंने आपको बता दिया, चाहे वो जॉब ऑर्डर हो चाहे वो प्रोसेस कॉस्टिंग हो। कॉस्टिंग के मेन तीन एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। दूसरा एलिमेंट क्या है, डायरेक्ट लेबर है। और तीसरा आपके पास क्या है, एफओएच अप्लाइड है। ये तीन चीजें बनाते हैं। इसके बाद क्या बन जाती है, एक प्रोडक्ट की क्या हो जाती है, कॉस्ट निकल जाती है। लेकिन कॉस्टिंग के लिए जॉब ऑर्डर में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सारे जो भी हमारे पास कॉस्ट होती है हम इसको एक्यूमुलेट करते हैं, और फिर हम क्या कर देते हैं, एक कॉस्ट करते हैं। सर एग्जांपल इसकी इस तरीके से समझाता हूं, देता हूं, ताकि आपको चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। भाई फॉर एग्जांपल एक गोल्ड शॉप है, ज्वेलरी की शॉप है। वहां पे एक कस्टमर आता है, वो बोलता है भाई मुझे नेकलेस खरीदना है, ठीक है। अब मुझे इस नेकलेस की प्राइस बताओ, या मुझे इस हिसाब का नेकलेस चाहिए। तो आप बताओगे इसमें भाई इतना मटेरियल लगेगा, इतना लेबर लगेगी, इतने ये आपके सारे एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस लगेंगे। आप सारी कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हो और आप क्या कर देते हो, बना देते हो, ठीक है। लेकिन अगर उसी उसी शॉप के अंदर अब कोई कस्टमर आता है, उसको क्या चीज चाहिए, नेकलेस नहीं चाहिए उसको, कोई रिंग नहीं चाहिए उसको, बस एक नॉर्मल से एक चेन चाहिए। अब चेन क्या होता है कि बिल्कुल एक सेम किस्म की होती है, एक सिमिलर किस्म की सारी चेन्स होती हैं, ठीक है ना। आप एक चेन लें, आप दूसरी चेन देखें तो वो दोनों से क्या होंगी, मिलती जुलती होंगी, ठीक है ना। तो अब जो चेन बननी है वो चेन बेसिकली क्या की, वो उन्होंने बेसिकली मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से क्या बनाई हुई है, चेन्स बनाई हुई है, ठीक है। तो अब जब चेन बनाओगे तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के थ्रू वो क्या होगी, प्रोसेस होगी, ठीक है। उसके अंदर एक प्रेस डिपार्टमेंट होगा, एक मोल्डिंग डिपार्टमेंट होगा, एक पॉलिशिंग डिपार्टमेंट होगा, और एक फिनिशिंग होगा। फिर जाके क्या हो रही होगी, चेन बन रही होगी। तो अब उस चेन के अंदर आप मुझे बताएं कि कौन सी कॉस्टिंग यूज होगी, क्या वहां पे जॉब ऑर्डर यूज होनी है या वहां पे प्रोसेस होनी है। नॉर्मली चेन एक दूसरे से क्या सिमिलर है, ये बल्क में बनाई जाती है, तो ये यहाँ पे क्या होती है, वहां पे कौन सी यूज होगी, प्रोसेस कॉस्टिंग होगी। अब उस प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी कॉस्ट लगी है उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइडेड बाय जितने नंबर यूनिट बने, जितनी चेन्स बनी है, जिसकी क्वांटिटी इतनी, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाती है, पर यूनिट चेन की क्या हो जाती है, प्राइस आ जाती है। क्योंकि मास में हो रही होती है तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। जबकि एक नेकलेस है, नेकलेस बेसिकली एक कस्टमर की नीड, कस्टमर की स्पेसिफिकेशन, कस्टमर के हिसाब से हमने टेलर मेड किया है।
तो वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज नहीं कर सकते। आपने 10 नेकलेस बनाए, 10 अलग अलग कस्टमर के, उनको आपने ऐड करके डिवाइड कर दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उस नेकलेस की लेबर अलग है, उसका मटेरियल अलग है, उसकी दूसरे एक्सपेंसेस अलग है, तो आप सबको उसको टोटल करोगे, उसको कॉस्टिंग बता दोगे। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सारी जो भी कॉस्ट लगी है उनको ऐड करते हैं, उसमें जितने यूनिट्स बने उससे डिवाइड कर लेते हैं, तो हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे होते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको चीजें क्या हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अब प्रोसेस कॉस्टिंग थोड़ा सा एक लेंदी टॉपिक है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें क्या करनी है, हमें डिस्कस करनी है, ठीक है ना। लेकिन ये आपको जब समझ में आएगा, जब आप इसकी बेतहाशा प्रैक्टिस करेंगे और आप तहम्मुल से, सुकून से इस लेक्चर को सुनेंगे और अपने साथ एक नोटबुक रखेंगे, आपके साथ एक कैलकुलेटर होगा, और साथ साथ आप क्या करते जाएंगे, मैं आपको चीजें बताता जाऊंगा और आप क्या करते जाएंगे, इसको साथ साथ क्या करते रहें, आप एक दफा लेक्चर सुन लें, जो इंपॉर्टेंट चीजें नजर आ रही है इसको नोट डाउन कर लें, और फिर आप इन क्वेश्चंस की क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद करता हूं तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। इसमें बेसिकली हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। अगर हम फॉर्मेट को सामने रखते हुए चीजें बनाएंगे ना, तो लाइफ क्या हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। अब प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट सर होती क्या है, पहले ये तो समझना चाहिए ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली क्या होती है, एक समरी होती है, एक वर्कशीट होती है, जिसके अंदर हम सारी कैलकुलेशन करते हैं, अपनी वर्किंग करते हैं, और हम पर यूनिट कॉस्ट और अपने, हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है, हमारे पास फिनिश गुड की वैल्यू क्या है, हमारे पास डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट क्या लगी, ये हम सारी वर्किंग करके एक शीट के अंदर बना लेते हैं। शीट का नाम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसके क्या होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, वन बाय वन इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटी स्केड्यूल होता है। दूसरे लफ्जों में अगर आप उसको क्वांटिटी शेड्यूल भी बोल सकते हैं, या आप उसको क्वांटिटी स्केड्यूल बोल दें, बात एक ही है। फिर आप इसमें क्या करते हैं, आप डिपार्टमेंट वाइज क्या करते हैं, कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस निकालते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। फिर आपके पास जो फिनिश गुड में जो माल चले गया उसमें इसकी कॉस्टिंग बताते हैं, और जो वर्क इन प्रोसेस हाथ में मौजूद है उसकी वर्किंग बताते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर हमें ये सारी चीजें, इसका मतलब समझ में आ जाते हैं, तो मैं आपको कोई भी सवाल दूंगा, आप इस फॉर्मेट को सामने रखते हुए आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप एक चीज क्या है, तरतीब में लिखी हुई चीजें, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, उम्मीद करता हूं कि आपको वो चीजों में मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अब मेरे सामने आपको शेयर कराया हुआ है, एक्सेल कराया हुआ है, ताकि देखें, मैं पहले क्लासेस पीपीटी में ये चीज नहीं हो सकती थी, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया है कि टाइम को बचाने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सारे मैंने क्वेश्चंस को क्या कर दिया है, कॉपी कर दिया है, जो आज हम डिस्कस करेंगे। और फिर मैं आपको इसको क्या करता रहूंगा, साइमल्टेनियसली आपको क्या करता रहूंगा, यहाँ पे वर्किंग दिखाता रहूंगा, तो आपको चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी कि स्टेप बाय स्टेप हमारे पास किस तरीके से सॉल्व होना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई मसले की बात नहीं है, हम बेतहाशा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम सीख लेंगे, इसमें क्या मसले की बात है, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल पढ़ते हैं। पहले सवाल में आपको क्या है, रीड करता हूं, और फिर हम इसको क्या करेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे। ऑन मार्च 31st, Department 2 transferred out 12,000 units to Department 3. On March 31st, 1,000 units were 30% complete in respect of material, labor and factory overhead. ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। अब इस सवाल की हमें क्या करनी है, रिक्वायरमेंट क्या है, हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, ठीक है। इस सवाल की हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या निकालना है, ईपीयू निकालना है, इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस। सर ये इक्विवेलेंट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस देखते हैं क्या है, कोई इसको हम करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, और आपको ये चीजें क्या हो जाएंगी, निकालने आ जाएंगी, ठीक है। ड्यूरिंग द month equivalent unit produce during the month of March for
डिपार्टमेंट 2। देखिए ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है, हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च फॉर दिसंबर 2। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखिए मैंने बताया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट एक कॉम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, वर्कशीट है जिसके अंदर हम सारा काम करके दिखाते हैं। लेकिन उसको करने से पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम सबसे पहले ये चीज करते हैं कि ये इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्या हो जाएगी कि हमें चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास इस सवाल को एक दफा फिर से रिपीट करते हैं, देखते हैं। ऑन मार्च 31 December 2 transferred department 2 transferred out 12,000 unit to department 3. On March 31st 1,000 unit were 30% completed in respect of material, labor and overhead कॉस्ट। देखें अब इस सवाल में हमें क्या बता रहा है कि डिपार्टमेंट 2 ने डिपार्टमेंट 3 को कितने यूनिट ट्रांसफर किए हैं, 12,000 यूनिट क्या कर दिए, ट्रांसफर आउट कर दिए हैं। देखिए डिपार्टमेंट 2 से डिपार्टमेंट 3 में जो यूनिट ट्रांसफर्ड आउट हुए होंगे, इसका मतलब डिपार्टमेंट 2 के हिसाब से वो क्या हो गए होंगे, 100% कंप्लीटेड हुए होंगे ना। कटिंग डिपार्टमेंट ने वो माल अगर ट्रांसफर किया है मोल्डिंग डिपार्टमेंट को, उतने यूनिट्स ट्रांसफर किए या उतनी शीट्स ट्रांसफर किए, क्या वो कंप्लीट हो चुकी होंगी उस डिपार्टमेंट के हिसाब से या नहीं हुई होंगी। जब भी ट्रांसफर्ड हुई है ना, या मोल्डिंग ने आगे इसको असेंबली डिपार्टमेंट में भेजा या असेंबली ने आगे पॉलिशिंग डिपार्टमेंट में भेजा है, तो उस डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या हो चुका होगा, कंप्लीट हो गया होगा जब भी वो दूसरा ट्रांसफर्ड हुआ है ना। तो डिपार्टमेंट 2 ने कितने यूनिट ट्रांसफर किए, 12,000 यूनिट किए। तो 12,000 यूनिट कौन से होंगे, जो कंप्लीट होंगे। 12,000 यूनिट तो ट्रांसफर कर दिए, लेकिन 31 मार्च को इनके हाथ में कितने यूनिट पड़े हुए थे, 1,000 यूनिट पड़े हुए थे। अब वो 1,000 यूनिट कितने परसेंट कंप्लीटेड थे, मटेरियल के हिसाब से वो 30% कंप्लीटेड थे, लेबर के हिसाब से 30% कंप्लीटेड थे, और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट के हिसाब से वो कितने परसेंट कंप्लीटेड थे, 30% कंप्लीटेड थे। अब सवाल पैदा होता है, मैं आपसे ये पूछता हूं, बताओ कि मार्च के महीने में डिपार्टमेंट 2 में बताओ कितने यूनिट कंप्लीट किए। आप अगर बोलते हो कंप्लीट किए मटेरियल वाइज, लेबर वाइज और एफओएच वाइज, आप बोलते हो कि 12,000 कंप्लीट हुए, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई कुछ आपके पास जो 1,000 यूनिट है उसमें 30% क्या लग चुका है, मटेरियल की कॉस्ट इंकर्ड हो चुकी है। 30% क्या हो चुकी है, लेबर की कॉस्ट इंकर्ड हो चुकी है, और 30% क्या हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट इंकर्ड हो चुकी है। आप ये भी नहीं बोल सकते हो यार 13,000 यूनिट कंप्लीट किए, क्योंकि कॉस्टिंग देखो, हमें पर यूनिट यूनिट निकालने ना, यूनिट क्यों निकालने, ताकि हम क्या कर सके, कॉस्टिंग कर सके भाई, इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकाल सके। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता हूं कि मैंने सिर्फ 12,000 पे मटेरियल लगाया, अगर ये बोलूंगा बात गलत हो जाएगी। अब मैं ये भी नहीं बोल सकता हूं कि मैंने 13,000 पे यूनिट मटेरियल लगाया, वो भी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि 30% सिर्फ मटेरियल वाइज कंप्लीटेड है। अब मैं फंस गया, अब मुझे अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है कि भाई मैंने 12,000 यूनिट्स मेरे पास कंप्लीट हुए थे, जिसमें से 1,000 मेरे पास क्या है अभी बचे हुए, जिसपे कुछ मटेरियल लग चुका है। अब मुझे देखना है कि मैंने इस डिपार्टमेंट में कितना मटेरियल लगा दिया यूनिट वाइज, पर यूनिट वाइज कितना मटेरियल निकाल दिया। पर यूनिट निकालने में कोई मसला ही नहीं है, जो भी कॉस्ट मटेरियल खरीदा है या लगाया है उसको डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ यूनिट जितने प्रोड्यूस हुए, उससे डिवाइड कर दूंगा तो लाइफ आसान हो जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट की पता चल जाएगी। लेकिन अब मसला है जो एंडिंग में यूनिट पड़े हुए हैं, वो कितने यूनिट पड़े हुए हैं, 1,000 यूनिट पड़े हुए हैं। अब 1,000 पे 30% का क्या हो चुका है, मटेरियल ऐड हो चुका है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जो सेमी फिनिश गुड होते हैं, ये देखिए ये 1,000 वो कौन सी यूनिट है जो सेमी फिनिश है, आधे अभी उस पे काम हुआ है, कुछ परसेंट काम हुआ है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, सेमी फिनिश गुड को कन्वर्ट किसमें कर देते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, इक्विवेलेंट प्रोड्यूस में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम क्या निकाल लेते हैं, ईपीयू निकाल लेते हैं। ईपीयू कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, हमने सेमी फिनिश गुड को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड के अंदर। ठीक है, ताकि हमें क्या पता चल जाए, एग्जैक्ट नंबर पता चल सके और हम अपनी कैलकुलेशन क्या कर सके, कर सके। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको हम हेडिंग डालते हैं, क्या करते हैं, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन फॉर इक्विवेलेंट यूनिट। अच्छा, मुझे क्या करना है, इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस निकालने हैं कि भाई मैंने कितने इक्विवेलेंटली यूनिट प्रोड्यूस कर लिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा ट्रांसफर्ड आउट यूनिट देखूंगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि 3 चीजें लगनी है, मटेरियल लगना है, आपके पास क्या लगनी है, लेबर लगनी है,
और आपके पास क्या चीज लगनी है, फैक्ट्री ओवरहेड्स लगने, 3 चीजें लगनी है, जिसके बाद जाके क्या होती है, प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगी, बन जाती है। ठीक है, अब देखें मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं जो इक्विवेलेंट सेमी फिनिश गुड है, हमने इक्विवेलेंटली बता दिया ताकि हमारे पास क्या हो जाए कि लाइफ क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है ना, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट हम ये होते हैं जो सेमी फिनिश गुड को हम किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, फिनिश गुड में। इसीलिए देखें इसका नाम यूनिट्स नहीं है, कंप्लीटेड यूनिट नहीं है, इसका नाम क्या है, इक्विवेलेंट। अप्रोक्सीमेट इतने यूनिट हमारे पास क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए 12,000 यूनिट तो वो कम यूनिट है जो आपके पास मटेरियल वाइज 100% उस पर मटेरियल लग चुका है, 12,000 पे 100% लेबर लग चुकी है, और 12,000 पे क्या लग चुका है, एफओएच यूनिट। तो ये 100% कंप्लीटेड है, तो इसका मतलब ये यूनिट तो कंप्लीटेड है। फिर आपके पास जो देखिए जो टेंशन आ रही है, जो प्रॉब्लम है हमें बताने की कितने यूनिट हमारे पास कंप्लीटेड हैं, वो हमारे पास सबसे प्रॉब्लम जो चीज आ रही है वो है क्या, एंडिंग इन्वेंट्री। अगर एंडिंग इन्वेंट्री में कोई यूनिट नहीं होता तो मैं बोल देता भाई आराम से मेरे पास 12,000 यूनिट कंप्लीट हुए, जो भी कॉस्ट लगी है वो डिवाइड कर दो 12,000 यूनिट से, तो मटेरियल की भी कॉस्ट आ जाती, मैं जो लेबर लगाई है जो भी कॉस्ट है उसको मैं 12,000 जो लेबर यूनिट बने तो उससे डिवाइड कर देता तो उसकी आ जाती, फैक्ट्री ओवरहेड जितना लगा उस पर 12,000 यूनिट बने उससे डिवाइड कर देता। लेकिन मसला यह है कि 30% मटेरियल लग चुका है मेरे पास। अब अगर मैं करूंगा जो भी कॉस्ट है मटेरियल की उसको मैं 12,000 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, गलत आ जाएगी, क्योंकि 30% 1,000 यूनिट पे क्या लग चुका है, मटेरियल लग चुका है। तो मैं इसीलिए क्या कर रहा हूं, इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं। तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, ऐड करूंगा वर्क इन प्रोसेस का एंडिंग यूनिट, एंडिंग यूनिट। एंडिंग में हमारे पास क्या यूनिट्स हैं, मटेरियल के में भी कुछ माल लगा है, यूनिट्स के ऊपर लेबर भी लगी है, और हमारे पास क्या लगा है, एफओएच भी लगा है। ठीक है ना। अब देखिए अब देखिए मटेरियल कितना लगा है, मटेरियल हमारे पास लगा है 30% लगा है। तो मैं इसकी वर्किंग करके आपको दिखा देता हूं, 1,000 यूनिट पे लगा है मेरे पास 30%। तो 1,000 यूनिट का 30% करेंगे तो आपको पता है कितना लगा है, आपके पास लगा है 300 हो गया इसका। तो मटेरियल वाइज आपने अप्रोक्सीमेट क्या बता दिया भाई, 300 यूनिट मटेरियल वाइज कंप्लीटेड हो गए। इसी तरीके से हमारे पास इसी तरीके से हमारे पास लेबर है। अब लेबर में भी हमारे पास कितने हैं, लेबर 1,000 यूनिट में से हमने क्या कर दिया, 30% पे यूनिट्स पे क्या कर दिए, लेबर लगा दिए। तो वो हमारे पास कितने हो गए, लेबर वाइज भी हमारे पास कितने हो गए हैं, 300 यूनिट हो गए। और इसी तरीके से हमने उन 1,000 यूनिट में से 1,000 यूनिट में से हमने कर दी है 1,000 यूनिट में से हमने कर दी है 30 यूनिट्स, 30% एफओएच हमने लगा दी है। तो ये हमारे पास हो गए 300 यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड वाइज कंप्लीट हो गए। अब मटेरियल वाइज हमारे पास कितने यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, 12,000 तो 100% मटेरियल लग चुका था, 1,000 यूनिट में से 30% कंप्लीटेड थे। तो मैं दूसरे लफ्जों में ये बोल सकता हूं मेरे पास 12,300 पे मेरे पास क्या लग चुका है, मटेरियल लग चुका है। ठीक है, फिर मैंने बोला 12,300 पे मेरे पास क्या हो चुकी है, लेबर लग चुकी है, और फिर मैंने बोला 12,300 पे मेरे पास क्या लग चुका है, हमारे पास एफओएच लग चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गए इक्विवेलेंट यूनिट आ गए।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी कि हमने किस तरीके से ये सवाल सॉल्व किया। हाँ, अगर अब ये लॉजिकल बात समझ में आती है कि भाई मेरे पास 12,000 यूनिट भी कंप्लीटेड पे लेबर नहीं लगी थी, मैं ये भी नहीं बोल सकता था मेरे पास 13,000 यूनिट पे भी लेबर लगी है, क्योंकि 1000 में से 30% क्या हुई थी, मटेरियल लगा है। तो अब 1000 का मैंने क्या कर दिया कि 30% पे लगाया, तो उसका मतलब यह है कि 300 यूनिट पे क्या हो चुके हैं, वो 100% क्या हो चुके होंगे मटेरियल वाइज। मैंने क्या कर लिया, इसको इक्विवेलेंटली बोल दिया है, तो वो मेरे पास क्या हो गया, 300 हो गया। अब मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए। ये नंबर ऑफ यूनिट सर क्यों निकाल रहे हैं, क्यों हम इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस निकाल रहे हैं, हमें ये क्यों चाहिए? भाई देखो, आपको इस डिपार्टमेंट पे ये निकालना है कि आपका पर यूनिट मटेरियल कितना लगा है मोल्डिंग के अंदर, पर यूनिट लेबर कितना लगा है मोल्डिंग के अंदर, और पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगा। तो हर डिपार्टमेंट एक कॉस्ट सेंटर है, तो उसको अपनी कॉस्ट पता नहीं होनी चाहिए कि एक प्रोडक्ट पे वो कितनी कॉस्ट लगा रहा है। तो इस कॉस्ट को निकालने के लिए बुनियादी स्टेप क्या है कि सबसे पहले हमें यह पता चले भाई हम मेरे इस डिपार्टमेंट में उस महीने में कितने यूनिट बने। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके पास जितना माल डाला उतना यूनिट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये प्रोसेस कॉस्टिंग है। यहाँ पे लार्ज स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है कि भाई बेतहाशा यूनिट्स आ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ माल क्या होगा एंडिंग में पड़ा हुआ होगा। अब एंडिंग में कुछ ना कुछ उस पर मटेरियल लग चुका होगा, कुछ ना कुछ लेबर लग चुकी होगी, और कुछ ना कुछ एफओएच हो चुका होगा। अगर मैं अपनी पर यूनिट कॉस्ट में ये यूनिट्स हटा दूंगा तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सारे अगर मैं शामिल कर दूंगा तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सब पे मटेरियल लेबर एफओएच नहीं लगा है। तो हमें सबसे पहला स्टेप प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हमें क्या निकालना है, ईपीयू निकालना है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ कोई टेंशन नहीं लेनी, हमारे पास बेतहाशा सवाल करेंगे इसके अंदर। मैं बेतहाशा सवालात आपको होमवर्क में भी दूंगा, तो जैसे भी आप लोग करते रहेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। On August 31st, Department B transferred out 15,000 units to Department C. On August 31st, 3,000 units were 40% complete in respect of material and 50% in respect of labor and overhead cost. अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि भाई हमने क्या किया, डिपार्टमेंट बी ने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट सी को कितने यूनिट ट्रांसफर आउट